ये मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में पहली बार था जब कोर्ट रूम के अंदर खुद जज के सामने दिन दहाड़े किसी की हत्या हो गई हो। अब इस सिचुएशन में दोनों तरफ से लाशें गिर रही थी। मुंबई की सड़कें जो थी वो खून से लाल हो गई थी। इसी दौरान क्या होता है, दाऊद के जो शूटर थे वो अस्पताल के बाड़ में घुसते हैं और अपनी AK-47 से 400 से ज्यादा राउंड फायर करते हैं। दाऊद की डी कंपनी को भी इसके इम्पैक्ट का सामना करना पड़ा। जितने भी हिंदू गैंगस्टर्स थे उन्होंने एक एक करके डी कंपनी को छोड़ना शुरू कर दिया। उस समय तक दाऊद की कोई एंटी इंडिया या देशद्रोही वाली छवि नहीं थी, लेकिन 1992 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद दाऊद का ये रुख पूरी तरह से बदल गया। दाऊद इब्राहिम असल में महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के एक कोंकणी मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन इस कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पिता खुद बॉम्बे पुलिस में कांस्टेबल थे। बचपन से ही दाऊद का पढ़ाई लिखाई में कोई खास मन नहीं था, तो इसका असर यह हुआ कि वो अपने ही इलाके के क्रिमिनल माहौल की तरफ खिंचता चला गया। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसने छोटी मोटी चोरी चकारी शुरू की और धीरे धीरे अपने ही इलाके के लोगों को डरा धमकाकर खौफ और दबदबा बनाना शुरू कर दिया। करीब 20 साल की उम्र में दाऊद ने उस समय बॉम्बे के सबसे बड़े डॉन अब्दुल करीम शेर खान पठान, जिसे करीम लाला भी कहा जाता था, उसका गैंग ज्वाइन कर लिया। लेकिन इस गैंग में दाऊद का काम बड़ा क्रिटिकल था। उसे स्मगलिंग की कंसाइनमेंट को पुलिस और दुश्मन की गैंग से बचाकर सेफ जगह पहुंचाना होता था। इसके अलावा ऐसे कई छोटे मोटे गैंगस्टर्स होते थे जो एक्सटॉर्शन का पैसा जो आता था उसे बीच में ही गबन कर लेते थे, तो ऐसे गैंगस्टर से वसूली करने का काम भी दाऊद को सौंपा गया। अब देखो, करीम लाला की गैंग में बिल्कुल यही रिकवरी और स्मगलिंग का काम उसके दो भांजे भी किया करते थे, आलमजेब और अमीरजादा। इस नाम को याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर यही नाम दाऊद के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाले थे। अब देखो, क्योंकि दाऊद और पठान ये दोनों एक ही गैंग में एक ही जैसा काम करते थे, तो यहीं से इनके बीच काम और रुतबे को लेकर एक साइलेंट राइवलरी शुरू हो गई थी। अब यहाँ तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक बड़ा वाक्या होता है। करीम लाला के सोने का एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला था जिसे एक कस्टम ऑफिसर पकड़ लेता है। इससे गुस्से में आकर ये जो आलमजेब था उसने उस कस्टम अधिकारी को ही किडनैप कर लिया और बाद में उसे छोड़ने की एवज में 2 लाख की फिरौती तय होती है। अब जब सामने वाली पार्टी ये 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गई तो करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम को ये रकम वसूलने के लिए भेजा। लेकिन यही वो पल था जब दाऊद का असली चेहरा सबके सामने आने वाला था। जैसे ही उसके हाथों में 2 लाख रुपए आए, उसने अपनी ही गैंग को धोखा देने का मन बना लिया और उसने इस रकम का बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास छुपा लिया और आलमजेब को ले जाकर एक बहुत छोटा सा अमाउंट पकड़ा दिया। लेकिन दाऊद की ये चालाकी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी। बाद में जब गैंग ने इसे क्रॉस चेक किया तो सच्चाई सामने आ गई कि पार्टी ने पूरे 2 लाख रुपए दिए थे और दाऊद ने इसे बीच में ही गबन कर लिया। इस धोखे के बाद पठान भाइयों यानी कि जो आलमजेब और अमीरजादा थे उनके और दाऊद के बीच एक बड़ा विवाद हुआ और इसमें दाऊद को बुरी तरह पीटा गया और हमेशा के लिए करीम लाला गैंग से बाहर निकाल फेंक दिया गया। करीम लाला की गैंग से निकाले जाने के बाद दाऊद ने अपना अलग रास्ता चुन लिया और यहीं से मुंबई अंडरवर्ल्ड में शुरू हुआ एक खूनी गैंग वॉर का दौर। एक तरफ था दाऊद का अपना नया गैंग जिसे लोग दाऊद गैंग के नाम से जानने लगे थे और दूसरी तरफ थे करीम लाला के वो पठान भांजे। इन दोनों गैंग्स के बीच वर्चस्व की एक लंबी और हिंसक लड़ाई शुरू हो गई। अब ऐसा भी नहीं था कि इस दुश्मनी को रोकने की कोशिश न की गई हो। मुंबई अंडरवर्ल्ड के पुराने और रसूखदार डॉन्स जैसे हाजी मस्तान और करीम लाला, इन दोनों ने इन गैंग्स के बीच सुलह कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके सारे पैतरे फेल हो गए। इनकी जो दुश्मनी थी वो सुलह की हदों से काफी आगे निकल चुकी थी। अब देखो, इसके बाद क्या हुआ। ये जो दाऊद था उसने अपने स्मगलिंग के पैसे को बहुत ही चालाकी के साथ अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक तगड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया जो सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था बल्कि धीरे धीरे गुजरात और कोंकण बेल्ट तक फैल रहा था। अब उसके चारों भाई साबिर, इकबाल, अनीस और नूरा भी स्मगलिंग की इस दुनिया में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए थे और दाऊद की मदद करने लगे थे। अब देखो, दाऊद की एक खास बात थी, वो अपनी गैंग के लिए नए लड़कों को पर्सनली सिलेक्ट करता था। उनकी कैपेबिलिटी और टैलेंट को परखने के बाद दाऊद उन्हें मुंबई के अलावा गुजरात, कर्नाटक और कोंकण के अलग अलग एरियाज में तैनात कर देता था और इस कारण उसका नेटवर्क एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक्सपेंड हो रहा था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने देखा कि स्मगलिंग नेटवर्क्स तो महाराष्ट्र की भी बाहर जा रहा है, तो पुलिस ने अंडरवर्ल्ड पर एक बहुत तगड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया और यही वो टाइम था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड का पूरा गेम बदल गया। इस क्रैकडाउन का असर दाऊद जैसे नए गैंगस्टर्स पर तो नहीं पड़ा, लेकिन मुंबई के जो पुराने और स्थापित डॉन्स थे जैसे हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और करीम लाला, बढ़ती हुई उम्र और पुलिस के प्रेशर के चलते इन लोगों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। पुलिस की सख्ती देखते ही हाजी मस्तान ने स्मगलिंग पूरी तरह छोड़ दी और वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गया।
1975 के बाद यूसुफ पटेल जैसा बड़ा स्मगलर रियल एस्टेट के बिजनेस में उतर गया और करीम लाला ने भी अपने गैंग की पूरी कमान आलमजेब और अमीरजादा के हाथों में सौंप दी। अब देखो माहौल ये बन गया था कि इन पुराने डॉन्स के पीछे हटने से बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया था और इसी ओपन फील्ड का फायदा दाऊद ने उठाया। अब मैदान में उसे टक्कर देने वाला कोई बड़ा नाम नहीं बचा था और यहीं से दाऊद की वो छवि बननी शुरू हुई जिसे आज दुनिया अनडिस्प्यूटेड डॉन के नाम से जानती है। अब यहाँ तक आते आते 1970 का दशक खत्म हो रहा था और दाऊद और पठान गैंग के बीच ये जो साइलेंट राइवलरी थी ये अब खूनी जंग में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे के करीबियों पर लगातार हमला करवा रहे थे। शुरुआत में पठान गैंग ने दाऊद से जुड़े एक जर्नलिस्ट पर हमला करवाया, जिसके जवाब में दाऊद ने आलमजेब के एक बेहद खास आदमी सैयद बाटला पर अटैक कर दिया। सैयद बाटला इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुआ, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच गई। अब सैयद बाटला की इस हमले का बदला लेने के लिए आलमजेब ने दाऊद और उसके कुछ खास लोगों पर अटैक करवा दिया। हालांकि दोनों ही गैंग्स जो थी वो अपने अपने टारगेट्स को मारने में फेल रही। अब पुलिस ने इन मामलों के बाद कई गैंगस्टर्स को पकड़ा भी, लेकिन होता ये था कि वो बड़ी ही आसानी से छूट जाते थे। अब देखो उस समय इन अपराधियों का जेल से बाहर आना इतना आसान क्यों था। दरअसल 1977 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा नैयर ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया जिसकी पॉलिसी थी बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। मतलब जब तक फाइनल कन्विक्शन नहीं हो जाता, यानी कि सारी अपील्स खत्म नहीं हो जाती, तब तक अक्यूज्ड जो है वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं माना जा सकता। और इसी पॉलिसी का फायदा उठाकर ये अपराधी बड़ी आसानी से बेल से बाहर आ जाते थे। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया बेल से छूटने के बाद। आलमजेब ने दाऊद और उसके परिवार को खत्म करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया। बताया जाता है कि 1981 के इस हमले में मुंबई के एक और खूंखार गैंगस्टर्स मान्य सुर्वे को भी इन्वॉल्व किया गया था। ये हमला इतना भयानक था कि दाऊद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम कासकर इसमें मारा गया, लेकिन दाऊद किसी तरह वहां से बच निकला। अब अपने बड़े भाई साबिर की मौत के बाद दाऊद इब्राहिम पूरी तरह से बदल गया। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद बचा था, आलमजेब से बदला। दाऊद ने पागलों की तरह आलमजेब को ट्रैक करना शुरू कर दिया। आलमजेब भी ये बात समझ चुका था कि दाऊद का नेटवर्क और रिसोर्सेज अब उससे कहीं ज्यादा बड़े हो चुके हैं और मुंबई में रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए आलमजेब ने मुंबई छोड़ दी और सीधा गुजरात चला गया और उसने गुजरात को अपना नया बेस बना लिया, क्योंकि यहाँ पठान गैंग के धंधे पहले से चलते थे और लोकल पुलिस व एनफोर्समेंट एजेंसी से उनके अच्छे कॉन्टैक्ट थे। अब आलमजेब को मारने के लिए दाऊद ने भी अपनी एक्टिविटीज मुंबई से निकालकर गुजरात में फैलानी शुरू कर दी। वहाँ उसने एक लोकल स्मगलर लल्लू जोगी के साथ हाथ मिला लिया। अब देखो गुजरात जाने का दाऊद का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, अपने नेटवर्क को इतना बड़ा करना कि वो किसी तरह आलमजेब तक पहुंच सके और उसे खत्म कर सके। साल 1983 आते आते दाऊद ने गुजरात में अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली थी। अब आलमजेब को फंसाने के लिए दाऊद ने अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक झूठा केस भी रजिस्टर करवा दिया। दाऊद का प्लान था कि पुलिस आलमजेब को पकड़े और वो उसे रास्ते में ही खत्म कर दे, लेकिन दाऊद का ये दाव उल्टा उसी पर भारी पड़ गया। आलमजेब तो नहीं फंसा, लेकिन दाऊद खुद गुजरात पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल दाऊद को लल्लू जोगी और शरद शेट्टी के साथ भारी मात्रा में इलीगल हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। कुछ समय बाद जब दाऊद जेल से बाहर आया तो आलमजेब के गैंग ने सीधा दाऊद के 2 आदमियों पर एक भयानक शूट आउट करवा दिया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। इस शूट आउट के बाद दाऊद को एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि गुजरात आलमजेब का गढ़ है और वहां रहकर उसे मारना या कंट्रोल करना नामुमकिन है। यही वजह थी कि दाऊद ने अपना सारा सामान समेटा और वापस से मुंबई आ गया। अब दाऊद मुंबई वापस तो आ गया था, लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की बल्कि सही मौके का इंतजार किया और वो मौका उसे मिला 6 सितंबर 1983 को। करीम लाला का भांजा अमीरजादा एक पुराने केस में अक्यूज्ड था और इसी सिलसिले में उसे मुंबई के सेशन कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाना था। दाऊद को पता था कि पुलिस कस्टडी में हमला करना आसान नहीं होगा, इसीलिए इस काम के लिए उसने मदद ली राजन नायर की, जिसे उस समय बड़ा राजन कहा जाता था। अब बड़ा राजन ने इस काम के लिए जिसे चुना वो कोई खूंखार गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी नहीं था, बल्कि एक दुबला पतला कम उम्र का लड़का था जिसका नाम था डेविड परदेसी। 6 सितंबर को जब अमीरजादा की कोर्ट में पेशी चल रही थी, डेविड परदेसी वही मौजूद था और फिर जज के ठीक सामने डेविड ने अपनी गन निकाली और अमीरजादा का कत्ल कर दिया। ये मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में पहली बार था जब कोर्ट रूम के अंदर खुद जज के सामने दिन दहाड़े किसी की हत्या हो गई हो। हालांकि डेविड परदेसी वहां से भाग नहीं पाया। गोली चलती ही कोर्ट में मौजूद पुलिस वालों ने उसे तुरंत दबोच लिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो जो नाम सामने आया वो था दाऊद इब्राहिम का। इस सुनवाई के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने साफ साफ अदालत में बताया था कि ये शख्स जो है वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है
बेल पर बाहर है और बेल पर बाहर रहते हुए भी इसने 5 क्रिमिनल ऑफेंस किए हैं। लेकिन इन सब दलीलों के बावजूद सेशन कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम को एंटीसिपेटरी बेल दे दी। देखो, ये उस वक्त की लीगल सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी थी। जो क्रिमिनल लगातार अपराध कर रहा है वो सिस्टम की ही लूप होल का फायदा उठाकर कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है। अब देखो, बेल तो उसे मिल गई थी, लेकिन दाऊद यहाँ पर समझ चुका था कि वो ज्यादा दिन तक पुलिस से नहीं बच सकता। अब साल आ चुका था 1985। दाऊद को भनक लग चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, और यही वो समय था जब वो रातों रात अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1985 के आखिर या फिर 1986 के शुरुआती दौर में दाऊद इब्राहिम हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़कर दुबई भाग गया, और वहां पहुंचने के बाद उसने वहां पर अपना बेस बना लिया। वहां उसकी जिंदगी एक अलग ही शान और शौकत वाली थी। वो अपने दफ्तर में बैठकर भारत से आने वाले कई नामी जर्नलिस्ट को अपना इंटरव्यू दिया करता था। उसकी इस लेविश लाइफ स्टाइल और मेहमान नवाजी के चर्चे धीरे धीरे बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने लगे थे। बताया जाता है कि उस समय भारत के कई बड़े फिल्म स्टार्स, नामी पॉलिटिशियन और बड़े बड़े दिग्गज भी जब दुबई आते थे तो दाऊद उन्हें खुद मिलने के लिए बुलाता था, और जब ये लोग वापस भारत लौटते थे तो अपने सर्कल में दाऊद की शानदार मेहमान नवाजी के किस्से सुनाया करते थे। अब देखो, दाऊद के दुबई भागने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत में उसका जो क्राइम सिंडिकेट है वो कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा। दुबई में बैठकर वो अपने ऑपरेशंस को और भी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से चलाने लगा। उसने भारत में अपने भरोसेमंद गुर्गों के जरिए एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया था। बॉम्बे से लेकर गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर तक उसका नेटवर्क पूरी तरह फैल चुका था। और इस बात का सबूत हमें तब मिला जब सालों बाद इन्हीं शहरों से डी कंपनी के सैकड़ों गुर्गों को एक साथ गिरफ्तार किया गया। लेकिन 1987 और 88 के दौर में दाऊद ने कुछ ऐसे काम किए जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसका शातिर दिमाग आखिर काम कैसे करता है। अब देखो, 1980 के दशक के शुरुआती वर्षों में रमा नायक, बाबू रेशम और अरुण गवली ने मिलकर एक ब्रा गैंग बनाई। इसमें बी से बाबू रेशम, आर से रमा नायक और ए से अरुण गवली। उस समय ब्रा गैंग और डी कंपनी, इन दोनों के बीच अलायंस था। दाऊद जब दुबई में था तो मुंबई में उसका सारा काम उसका एक बहुत खास आदमी संभाल रहा था, रमा नायक। ये वही आदमी था जो ब्रा गैंग से एसोसिएटेड था। दाऊद के इशारे पर रमा नायक ने मुंबई में कई लोगों की हत्याएं की, लेकिन धीरे धीरे खुद रमा नायक और ज्यादा पावरफुल होने लगा, और हमेशा अलर्ट रहने वाले दाऊद इब्राहिम को अपनी ही इसी आदमी से अपने लिए खतरा महसूस होने लगा। इसीलिए उसने रमा नायक के पर उतरने का एक शातिर प्लान बनाया। देखो, रमा नायक जो था उसका राइट हैंड हुआ करता था बाबू रेशम। दाऊद ने पहले बाबू रेशम को गिरफ्तार करवाया और फिर बहुत ही डेयरिंग तरीके से पुलिस लॉकअप के अंदर ही बाबू रेशम का मर्डर करवा दिया। और इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। उसने रमा नायक तक ये झूठी खबर पहुंचाई कि बाबू रेशम को लॉकअप के अंदर मरवाने में एक बहुत बड़े होटेलियर महेश ढोलकिया का हाथ है। अब बदले की आग में रमा नायक ने महेश ढोलकिया जो था उसका दिन दहाड़े कत्ल करवा दिया। लेकिन कुछ समय के बाद रमा नायक को हकीकत पता चली कि महेश ढोलकिया तो सिर्फ एक मोहरा था, प्यादा था। उसके अपने राइट हैंड को किसी और ने नहीं बल्कि खुद दाऊद ने मरवाया है। अब देखो, क्योंकि दाऊद दुबई में बैठा हुआ था तो ये जो रमा नायक था वो उसका कुछ खास तो बिगाड़ नहीं सकता था वहां जाकर। इसीलिए उसने मुंबई में ही दाऊद का जो नेटवर्क था उसे चोट पहुंचाना शुरू किया। दाऊद के प्रोडक्शन में रहने वाले जितने भी बड़े बिल्डर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स और बिजनेसमैन थे, रमा नायक ने उन्हें टॉर्चर करके उनसे वसूली करना शुरू कर दिया। इसके बाद परेशान होकर जब ये लोग दाऊद के पास पहुंचे तो दाऊद समझ गया कि अब बात हाथ से निकल रही है, और इस बार उसने रमा नायक को ठिकाने लगाने के लिए उसकी हाइडआउट की टिप मुंबई पुलिस को दे दी। इसी आधार पर 1988 में पुलिस ने एक एनकाउंटर के दौरान रमा नायक को मार गिराया। अब रमा नायक के मारे जाने के बाद ब्रा गैंग की कमान अरुण गवली के हाथ में आ गई थी। ये वही शख्स था जिसने आगे चलकर दाऊद की रातों की नींद उड़ा दी थी। और इसके बाद मुंबई की सड़कों पर किलिंग और काउंटर किलिंग का एक ऐसा खूनी खेल शुरू हुआ जिसने पूरे शहर को दहला दिया। उस समय दाऊद दुबई में बैठकर अपना पूरा सिंडिकेट चला रहा था, लेकिन बॉम्बे के अंदर उसके सारे ऑपरेशन देखने की जिम्मेदारी उसके सबसे करीबी आदमी सतीश राजे के पास थी। अरुण गवली ने अपना पहला और सटीक वार सतीश राजे पर किया। उसने सतीश राजे का कत्ल करवा दिया, जो कि दाऊद के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब इसके बाद दाऊद भी चुप नहीं बैठा। उसने रिटेलिएशन करते हुए अरुण गवली के खास एसोसिएट अशोक
जोशी और उसकी पूरी गैंग का खात्मा करवा दिया। लेकिन गवली जो था वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने दाऊद के क्लाइंट और सपोर्टर्स को डराना धमकाना और उनसे एक्सटॉर्शन वसूलना शुरू कर दिया। दाऊद से सीधी टक्कर लेने के लिए अरुण गवली ने अब भारी भरकम तादाद में लड़कों की भर्ती शुरू कर दी। पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि गवली नए लड़कों को रिवॉल्वर और स्टेट गन जैसे आधुनिक हथियार की बाकायदा ट्रेनिंग देता था और यह सब होता था साउंड प्रूफ शूटिंग रेंजेस के अंदर, ताकि गोलियों की आवाज बाहर किसी के कानों तक न पहुंच सके। खैर, अब आता है साल 1989। अरुण गवली ने दाऊद के हवाला मैनेजर महेश चौड़िया को टारगेट किया। पहले उसे किडनैप कराया और फिर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अब दाऊद इससे इतना ज्यादा नाराज हो जाता है कि उसने अपने एक हिटमैन महेश कुलकर्णी के जरिए अरुण गवली के सगे भाई किशोर गवली का मर्डर करवा दिया। अब अपने भाई की मौत के इंतकाम में जलती हुई ये जो गवली था उसने महेश कुलकर्णी को पहले ढूंढा और उसे खत्म कर दिया। अब इस सिचुएशन में दोनों तरफ से लाशें गिर रही थी। मुंबई की सड़कें जो थी वो खून से लाल हो गई थी। अभी जो बात थी वो गुंडों से हटकर इन दोनों के परिवार वालों तक पहुंच गई थी। साल 1992 में गवली ने एक खूंखार शूटर हायर किया, शैलेश हड़धंकर, और इसने दाऊद इब्राहिम का जो बहनोई था इस्माइल पारकर, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी। और ये जो अटैक हुआ था उसने पूरी मुंबई अंडरवर्ल्ड का पूरा इतिहास बदल दिया। इसका बदला दाऊद ने जिस खौफनाक तरीके से लिया उसे आज भी मुंबई का मशहूर जे हॉस्पिटल शूट आउट कहा जाता है। दरअसल ये जो शैलेश हड़धंकर था जिसने दाऊद के बहनोई का मर्डर किया था, वो बाद में एक दूसरे आपराधिक मामले में गिरफ्तार हुआ, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान वो घायल हो गया। इसीलिए उसे इलाज के लिए जे हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 18 में भर्ती कराया गया। वो पुलिस हिरासत में था और इसके हाथ बिस्तर से हथकड़ी से बंधे हुए थे। उसकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी तैनात थे। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, दाऊद के जो शूटर थे वो अस्पताल के वार्ड में घुसते हैं और अपनी AK-47 से 400 से ज्यादा राउंड फायर करते हैं और ये जो शैलेश हड़धंकर था उसे वही छल्ली कर देते हैं। अब देखो, इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। ये वो दौर था जब दाऊद दुबई में बैठकर अपना पूरा नेटवर्क चला रहा था और दूसरी तरफ अरुण गवली जो था वो जेल की सलाखों के पीछे से अपना पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। अब अगर 1990 के शुरुआती सालों की बात करें तो जांच रिपोर्ट बताती है कि उस समय तक दाऊद की कोई एंटी इंडिया या देशद्रोही वाली छवि नहीं थी। लेकिन 1992 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद दाऊद का ये रुख पूरी तरह से बदल गया और वो था बाबरी मस्जिद का ढहना। यहीं से उसकी टेरर एक्टिविटीज, पाकिस्तानी कनेक्शन और ISI के साथ गठजोड़ खुलकर सामने आने लगा। इसके बाद दाऊद ने टाइगर मेमन के जरिए गुजरात और मुंबई के समुद्री रास्तों से भारत में RDX स्मगल करना शुरू कर दिया और फिर 1993 में हुए वो बॉम्ब ब्लास्ट जिसमें सैकड़ों बेगुनाहों की जान गई और दाऊद इब्राहिम एक स्मगलर से भारत के लिए आतंक का बड़ा चेहरा बन गया। अब देखो, इन धमाकों का इम्पैक्ट सिर्फ भारत की सड़कों पर नहीं था, बल्कि दाऊद की डी कंपनी को भी इसके इम्पैक्ट का सामना करना पड़ा। धमाकों के बाद दाऊद गैंग में एक बहुत बड़ी कम्युनल लाइन खिंच गई। जितने भी हिंदू गैंगस्टर्स थे उन्होंने एक एक करके डी कंपनी को छोड़ना शुरू कर दिया। गैंग के अंदर हिंदू मुस्लिम डिवाइड अब साफ साफ नजर आने लगा था। लेकिन 1993 के बाद भी दाऊद रुका नहीं। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि ब्लास्ट के बाद भी भारत में भारी मात्रा में RDX और असला बारूद मुंबई और गुजरात पोर्ट्स पर भेजा जाता रहा। एजेंसियों ने ऐसे कई कंसाइनमेंट्स पकड़े भी। मार्च 1999 तक न्यूज़पेपर्स में लगातार किसी न किसी बड़े बिजनेसमैन या बिल्डर्स की किडनैपिंग या हत्या की खबरें आती जाती रहती थी, जिनके ऑर्डर सीधे दाऊद की तरफ से आते थे। दाऊद इब्राहिम आज पूरी तरह से ISI की प्रोटेक्शन में पाकिस्तान में बैठा है। उसे वहां पाकिस्तानी मिलिट्री और पॉलिटिकल लॉबी की पूरी बैकिंग मिलती है और बदले में वो उनके कई ऑपरेशन को फाइनेंस करता है। वैसे दोस्तों, अगर आप दाऊद इब्राहिम और ISI के इस अलायंस की कहानी डिटेल में समझना चाहते हो कि आखिर कैसे ISI ने उसे अप्रोच किया और वो क्या डील थी जिसके बाद दाऊद को पाकिस्तान के अंदर ISI का पूरा प्रोटेक्शन मिल गया, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो।